Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोपोली। नहीं, ये वो गेम नहीं है जो हम बचपन में खेला करते थे, जिसके फेवरेट स्टेशंस पे पहुंच के वहां होटल बनाना, वहां घर लेना, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं आएगी। दिस मोनोपोली मीन्स अ टाइप ऑफ अ मार्केट which is a subpart of imperfectly competitive market. ठीक है, let us see what is monopoly. Monopoly has originated from Greek word monos, which means single, ready to mingle. No, single मतलब इकलौता सेलर, मार्केट में आपके अलावा और कोई नहीं है जो बेच रहा है। ठीक है, सो सिंगल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड पोलिन मीन्स सेलर, ओके, जो बेचता है। सो पूरे मार्केट में एक ही सेलर है जो रूल कर रहा है। सो मोनोपोली मीन्स अ मार्केट हैविंग वन सेलर। सो अ मार्केट विथ अ सिंगल सेलर इज नथिंग बट अ मोनोपोली मार्केट। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, चमेली का भाई, when the product supply is controlled only by a single enterprise, it is monopoly, which means everything is under his control, है ना? Whether that seller is an enterprise, whether that seller is an individual, whether that seller is a partnership firm or a company, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? उसी एंटरप्राइज के हाथ में है। और नॉर्मली ऐसे एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइज होते हैं? गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं, बिकॉज those people who have the power should also assume responsibility, क्योंकि पावर अकेला आता नहीं है, उसके साथ साथ क्या आता है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ये जरूरी नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द मोनोपोलीज दैट प्रिवेल इन एनी कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर मोनोपोलीज गवर्न्ड बाय लॉ। दैट इज गवर्नमेंट एंटरप्राइज के पास ही ये मोनोपोलीज होती है नॉर्मली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट्स, मतलब द वन एंड ओनली सेलर इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। उसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसे मार्केट को हम कौन सा मार्केट बुलाएंगे? मोनोपोली बुलाएंगे। ऐसा कौन से प्रोफेसर का कहना है? स्टिगलर का कहना है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो ये डेफिनेशन तक पहुंचा, और ये डेफिनेशन हमें ऑलरेडी मालूम ही है कि मोनोपोली मीन्स व्हाट? Mono means single and poline means seller. Single seller means a monopoly market. Okay? अब देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी जात। ओके, पॉइंट नंबर 1, ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। अबे कितनी बार इसी बात को दोहराया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आपको आया होगा, लेकिन फिकर नॉट। कोई भी चीज बार बार अगर आती है तो वो एक इंटेंशन से आती है, वो आपको उस पॉइंट पे फोकस और इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आती है। लेट अस सी, इसमें क्या लिखा है? अ सिंगल प्रोड्यूसर, सेलर और अ फर्म कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसके कंट्रोल में क्या है बेटा? सप्लाई उसके कंट्रोल में है। तो अभी तक हमने उस पॉइंट पे फोकस नहीं किया था। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि मार्केट में जो कुछ भी है वो किसके कंट्रोल में है? उस सिंगल इंडिविजुअल के कंट्रोल में है। लेकिन नहीं, मत भूलो, उसके कंट्रोल में खाली क्या होगा बेटा? सप्लाई होगा। क्लियर? बिकॉज इट्स दैट इंडिविजुअल ओनली हु इज प्रोड्यूसिंग, हु इज सेलिंग, हु इज मैन्युफैक्चरिंग, हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, हु इज ट्रेडिंग। तो सिंगल पर्सन के हाथ में मैं जितनी भी अभी एक्टिविटीज बोला वो किससे जुड़ी हुई है? सप्लाई से जुड़ी हुई है। ओके, फिर आगे देखते हैं। देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट
एज देयर इज ओनली वन सेलर, तो सीधी सी बात है मेरा मुकाबला करने के लिए कोई है ही नहीं, तो कंपटीशन काहे का। और जब कोई कंपटीशन ना हो, आई एम द ओनली सेलर, देन ओनली आई कैन से कि इस पूरे मार्केट में जितनी भी सप्लाईज हैं वो मेरे कंट्रोल में है। मोनो, आई एम द ओनली पर्सन हु इज पॉली, दैट इज सेलर इन द मार्केट। तो कॉमन सेंस है कि जहां पे मोनोपोली होगी वहां पे कंपटीशन ना होगी। ठीक है, फिर आगे, प्रोड्यूसर और सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो इज नोन एज प्राइस मेकर। तो सेलर यहां पे क्या बोलेगा कि मेरे प्रोडक्ट को कौन से दाम में बेचना, ये डिसीजन कौन लेगा, मैं खुद लूंगा। आई विल डिसाइड द प्राइस, क्योंकि मेरे अलावा और कोई सेलर्स है ही नहीं जिनसे जाके मैं वार्तालाप कर सकूं। आई हैव नो अदर सेलर इन द मार्केट विथ whom I can go and communicate things to decide the price. Neither there is any other seller present from the very beginning कि मार्केट में प्राइस उसने डिसाइड किया और मैं आके उस प्राइस को ही अडॉप्ट कर लूं। यहां बेचने वाला भी मैं और प्राइस नक्की करने वाला भी मैं ही हूं। सो मोनोपोलिस्ट क्या है बेटा, प्राइस मेकर है। भाव नक्की करना किसको है, मोनोपोलिस्ट को है। सो हियर सेलर्स आर प्राइस मेकर्स एंड नॉट प्राइस टेकर्स, क्योंकि प्राइस टेक करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। अरे ये पूरा मार्केट ही तुम पे डिपेंडेंट है। तुम इस प्रोडक्ट को लाए, तुम इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जानते हो, तुम इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जानते हो, तुम बायर का पॉकेट जानते हो, सब कुछ तुम्हें ही मालूम है। तो प्राइस को नक्की भी किसको करना है, तुम्हें ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर काउंटलेस बायर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल बायर becomes negligible. As a result of that, buyers cannot affect price of the product. सीधी सी बात है, बहुत सारे बायर्स हैं और सारे बायर्स यूनाइटेड नहीं है। इंडिविजुअली अपना अपना सामान खरीद के मार्केट से निकल जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, इफ यू आर द ओनली इंडिविजुअल जिसके दम पे पूरा सप्लाई चेन चल रहा है, तो आपका ज्यादा कंट्रोल होगा मार्केट पे कि उन लोगों का जो है तो बहुत सारे, लेकिन सारे के सारे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी को मार्केट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली सर उस ही इंसान का चलेगा जो इस पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, समझ रहा है, जिसके दम पे पूरा मार्केट चल रहा है। सो यहां बायर्स की कोई औकात नहीं है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अपने घर पे मोनोपोली मार्केट में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में राजा कौन है, मोनोपोलिस्ट। भाव को नक्की कौन करेगा, मोनोपोलिस्ट। कितना सप्लाई करेगा, कौन नक्की करेगा, मोनोपोलिस्ट। उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कौन नक्की करेगा, मोनोपोलिस्ट। सब कुछ कौन नक्की कर रहा है, सप्लाई साइड का, मोनोपोलिस्ट। और वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जबकि बायर्स हैं उनकी कोई औकात इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बायर्स के डायरेक्शन अलग अलग हैं, सभी लोग यूनाइटेड नहीं है। सो ओनली वन प्रोड्यूसर, ओनली वन सेलर एंड देयर आर न्यूमरस बायर्स। और इंसान की मेंटालिटी ही ऐसी है कि जो सरप्लस में होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो स्कैर्सिटी में है, जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसकी वैल्यू ऊपर होती है। और यहां पर तो डिमांड एक प्रोडक्ट की है, उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही व्यक्ति है, तो सीधी सी बात है कि प्राइस पे पूरा कंट्रोल भी उसी व्यक्ति का होगा। बायर्स उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे क्योंकि वो ढेर सारे हैं, यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, उनको गोल नहीं मालूम, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो डेफिनेटली मार्केट की प्राइस को वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। समझ में आ गया। सो ओनली सेलर विल डिसाइड द प्राइस, सेलर इज द प्राइस मेकर, सेलर इज गोइंग टू सेल ऑल द गुड्स एंड ही विल डिसाइड कि कौन सी प्राइस पे मैं ये गुड्स बेचना चाहता हूं।
सारे डिसीजंस भी किसके हैं? सेलर के ही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब एक बात बताओ, जहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं है एक प्रोडक्ट को बेचने की, तो उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं होगा ना? यस और नो? क्योंकि इफ आई एम सेलिंग समथिंग एंड इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल विच इज सोल्ड बाय समबडी एल्स, मींस तो कंपटीशन हो गई ना। और जहां कंपटीशन है वहां पर मोनोपोली नहीं है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां मोनोपोली है वहां पे कंपटीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, सो कंपटीशन कब नहीं होगी? जब मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, लेट अस सी। इन मोनोपोली देयर इज एब्सेंस और इग्नोरेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें निकली इसमें से, एक या तो प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, या है तो लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। ऐसी सिचुएशन में लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है? आई हैव नो चॉइस, डू आई? और सामने मोनोपोलिस्ट आके क्या बोलेगा? नो, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, आई एम द ओनली वन हु इज सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना? अब आजकल का जो मार्केट सिनेरियो है उसमें पहले लोग क्या समझते थे सक्सेस को? कि फ्रॉम नो वन आई हैव बिकम समवन। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब मुझे लोग जानते हैं, वो सक्सेस था। लेकिन अब जो मार्केट ट्रेंड है उसकी सक्सेस जर्नी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उसका एक नमूना पेश करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, फ्रॉम नो वन यू बिकम समवन, फ्रॉम समवन यू बिकम नंबर वन, एंड फ्रॉम नंबर वन यू बिकम द ओनली वन। आजकल सक्सेस के इतने सारे स्टेप्स हो गए। जियो कंपनी, मुकेश अंबानी यही तो कर रहा है कि मेरे अलावा और कोई मार्केट में होना नहीं चाहिए। तो किस हद तक उसने बहुत सारी कंपटीशन को एंटर होते ही एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर जियो। हाँ, एयरटेल, वोडाफोन ये सब कंपटीशन दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि जियो की मोनोपोली हो गई, लेकिन उसके इरादे तो वैसे ही हैं, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि मार्केट का सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप वो बेचो जो अभी तक कोई नहीं बेच रहा था, और आप फिर इंश्योर करो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रोवाइजेशंस आप उस हद तक लेके आओ कि उसका दूर दूर तक कोई सब्स्टिट्यूट ही ना मिले। ठीक है, सो नो सब्स्टिट्यूट्स, एंड इवन इफ देयर आर सब्स्टिट्यूट्स पीपल जस्ट डोंट नो अबाउट दोस सब्स्टिट्यूट्स। तो उस केस में आपकी मोनोपोली बरकरार रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू बुक टिकट फॉर रेलवेज, इंडियन रेलवेज, फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम एंड डे, and if it is not available, then there is no possibility of having a similar or close substitute railway ticket to the specified location. इंडियन रेलवेज की पूरे इंडिया में क्या है? मोनोपोली है। यस और नो? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट कौन चलाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने कभी ऐसा सुना है टाटा रेलवेज, रिलायंस रेलवेज, जियो रेलवेज, यूविल रेलवेज? नो, कभी नहीं सुना होगा। और ये इसीलिए नहीं सुना है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना के रखा हुआ है दैट रेलवेज विल बी रन ओनली बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो रेलवेज का इंडिया में क्या है बेटा? मोनोपोली है। और आपने अगर रेलवे टिकट बुक करानी है फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद तो वो गवर्नमेंट की रेलवेज में ही करानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट रेलवेज तो है ही नहीं। अब वो टिकट अगर आपको नहीं मिली तो कोई और आपको रेलवेज की टिकट नहीं दे पाएगा, क्योंकि रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। आई एम सेइंग क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है ना? अब आपके दिमाग में एक बात आई, सर रेलवेज की टिकट अगर नहीं मिल रही है तो हम रुक थोड़ी जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? पढ़ो,
However, there is a possibility of traveling by रोडवेज. ये रोड भी किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं. और एयरवेज, तो एयरवेज में प्राइवेट कंपनीज हैं. प्लेन में आपके पास एयर इंडिया है, जेट एयरवेज है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट आर दीज टू ऑप्शंस क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ रेलवेज? नो, they are substitutes definitely, but far off substitutes. रेलवेज के बिजनेस को कुछ भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि रोडवेज एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एयरवेज एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. अब एयरवेज में अगर देखें तो इतनी सारी कंपनीज हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट वहां पर इजीली अवेलेबल है. रोडवेज में भी आप जाओ तो खुद की कार लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, बस में जाओ, ट्रक में जाओ, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और कितनी सारी ट्रैवल कंपनीज भी अवेलेबल है. महासागर ट्रैवल्स, ईगल ट्रैवल्स, पटेल वॉल्वो, नीता वॉल्वो, है ना. कितनी सारी कंपनीज हैं जो ये रोड ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है. लेकिन वैसा आपको इंडियन रेलवेज में कोई दूसरी कंपनी देखने को नहीं मिलेगी. सो कहने का मुद्दा ये है कि रेलवेज इज हैविंग मोनोपोली बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. Substitutes are there, but they are very far off substitutes which completely change the mode of transportation from one place to another. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Point number 3, restriction over the entry of new firms. कहने का क्या मतलब है? Ending monopoly is a difficult process as entry of new firms is restricted. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर मोनोपोली में अगर सिंगल सेलर है और वो धूम प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्यों ना हम भी उस बिजनेस में जाके उसको कंपटीशन दे. ऐसी इच्छा होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी इच्छा होगी. लेकिन इच्छा होने से कुछ नहीं होता. आपको उतना दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोनोपोली बना के बैठा है वो बहुत स्ट्रांग है. और वो आपको एक बार खाली वार्निंग देगा ना कि यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, आप लोग इन दो लोग के जैसे ही भागना चालू कर दोगे, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशंस, स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइजेस. एंड हाउ हैव दे बिकम स्ट्रॉन्ग, वो भी हम देखेंगे. कैसे ये मोनोपोली बरकरार रहेगी वो भी हम देखेंगे. ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप. सो एंट्री यहां पे क्या होगी बेटा? रेस्ट्रिक्टेड होगी. आप वहां पर बिल्कुल वेलकम्ड नहीं हो उस मार्केट में. जैसे ही कोई एंट्री लेगा, मोनोपोलिस्ट उसको गेट आउट ही बोलेगा, और सामने वाले को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नया एंट्रेंट उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग ये मोनोपोलिस्ट बन चुका है, क्योंकि इतने सालों से वो अकेला ही उस बिजनेस को कर रहा है. अब एक क्वेश्चन उतरेगा आपके दिमाग में, आपका ईगो हर्ट होगा ये बात सुन के कि सर आपने हमको वीक क्यों बोला? वो स्ट्रांग होगा ठीक है, लेकिन हम भी कम नहीं है. पत्थर माथी काढ़े पानी, तेने ज कहेवाय साचो गुजराती. हम भी ये बिजनेस करके दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा. हाँ, पॉसिबिलिटी सब है. जहां जहां बिजनेस जिसने कर लिया वहां पर मोनोपोली टूटी है. लेकिन मोनोपोली न टूटने के क्या कारण है? वो रेस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे आप पे? आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि तुम मत आओ, है ना, बट ऐसा ऐसा करेंगे कि आप वहां बिजनेस करने के काबिल नहीं रहोगे. तो ऐसा ऐसा क्या होगा? लेट अस सी दैट. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, सेलर कंट्रोल्स द प्राइस एंड गेन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इतने सालों से वो अकेला इस बिजनेस में बादशाह बन चुका है, जिस कारण से हर जगह उसी का रूल चलता है. वो जिस प्राइस पे बोले उस प्राइस पे लोगों को सामान खरीदना पड़ता है. तो उसको क्या मिला बेटा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिला. उसको प्रॉफिट जरूरत से ज्यादा मिला, जिससे उसका फाइनेंशियल पावर बढ़ा है, जो अभी उस नए एंट्रेंट का नहीं है, जो इतने टाइम से ये एंटरप्राइज ने बना के रखा हुआ है. सो एक ये पैसा उनको काम आएगा आपको रोकने में. ठीक है, दूसरा आगे देखते हैं क्या है. मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट्स न्यूअर फर्म्स बाय फैक्टर्स लाइक नेचुरल. नेचुरल मतलब क्या?
वो अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उस हद तक इंप्रोवाइज कर देगा, अपनी प्राइसिंग उस लेवल पे लेके जाएगा जो नए एंट्रेंट को पोसाएगा नहीं। बोलते हैं ना, एक पिजन है और एक ईगल है, दोनों साथ में उड़ रहे थे, अचानक बारिश हुई तो पिजन यहां वहां शेल्टर ढूंढना चालू कर देता है, लेकिन जो ईगल होता है वो अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है कि वो बादल के ऊपर उड़ना चालू कर देता है, तो उसको बारिश नड़ती नहीं है। सो जो नया एंट्रेंट है वो क्या है बेटा? पिजन है। और जो ईगल है वो कौन है? मोनोपोलिस्ट है। सो मोनोपोलिस्ट अपने बिजनेस में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाएगा जो नए एंट्रेंट को समझने में ही कुछ साल निकल जाएंगे, और इस हिसाब से वो मोनोपोली को बरकरार रखेंगे इन अ नेचुरल वे, नॉट आर्टिफिशियली। इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, इट हैपन्स। ठीक है। अब पिजन कभी ईगल के लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होगी और पिजन के फेफड़े उतने केपेबल नहीं है कि वो ईगल के लेवल पे ट्रैवल करे। सो ईगल का जो लेवल है उस इलाके में क्या हो गया? ईगल की मोनोपोली हो गई ना, इन अ नेचुरल वे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। और कई बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे बिजनेस करते हो जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट उस बिजनेस की फेवर में है, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनके टुकड़े करके फेयरनेस क्रीम बनाने में उपयोग होते हैं। नाउ एनीवेयर इन द वर्ल्ड सच नेचुरल क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन, सो उसकी अपनी एक वैल्यू है। फिर अगर हम वाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखते हैं तो उसके लिए आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए ग्रेप्स ग्रो करने के लिए। अब ये बिजनेस भी पुश्तैनी बिजनेस है जहां पर सालों से ऐसी फील्ड्स बनी हुई हैं जहां पर ग्रेप्स उगाए जाते हैं, वाइन्स को रखा जाता है। और मान लो कि आपके परदादा इस बिजनेस में थे तो वाइन जितनी पुरानी होगी उतनी बेटर होगी। यस और नो? ओल्ड वाइन विल फेच यू मोर रिटर्न्स। तो ये बिजनेस आपके परदादा ने 100 साल पहले शुरू कर दिया था, जो अभी कोई नया एंट्रेंट आएगा उसको समय लगेगा। सो उतने टाइम तक आपकी जो मोनोपोली है वो बरकरार रहेगी। सो बड़े नेचुरली, बड़े आराम से उसने अपनी मोनोपोली बना के रखी हुई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाय लॉ मीन्स लॉ के ऊपर तो कुछ नहीं है। यू एंड मी आर हियर टू क्वेश्चन द लॉ मे बी, बट वी कैन नॉट चैलेंज द लॉ, वी कैन नॉट ब्रेक द लॉ। अब इंडिया में रेलवेज की मोनोपोली है, क्यों? ऐसा लॉ बना हुआ है। डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का मोनोपोली है क्योंकि उसका लॉ बना हुआ है। बिकॉज लॉ इज अबाउ एवरीथिंग। आज अगर ये लॉ हट जाए कि डिफेंस इक्विपमेंट्स कोई भी बना सकता है, ऐसा लॉ आ जाए, रेलवेज कोई भी चला सकता है, तो तुम देखो कंपनीज की लाइन लग जाएगी इन सभी बिजनेस में। और ये पहले हुआ था, बहुत सारी चीजों को लेकर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, जैसे जीईबी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कंट्रोल्ड ओनली बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? एमजीवीसीएल में, मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। प्राइवेटाइजेशन आ गया इस फील्ड में। सो पहले गवर्नमेंट के हाथ में ही वो बिजनेस था क्योंकि ऐसा लॉ था कि गवर्नमेंट के अलावा ये कोई नहीं करेगा। सो प्राइवेटाइजेशन आया, चेंज ऑफ लॉ हुआ तो मोनोपोली चली गई। तो जब तक वो मोनोपोली थी वो किसके कारण थी? लॉ के कारण थी ना। गवर्नमेंट ने किसी दूसरे को अलाउ ही नहीं किया था इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो मोनोपोली बनी हुई थी। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, स्किल्स। ओके, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बावले स्किल्स होते हैं। ओके, और वो स्किल्स के बेसिस पे पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। अब फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक वॉज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये दोनों ही चीजों को क्या किया, फेसबुक ने खरीद लिया। उसमें ये स्किल्स है कि किसी को हम ऊपर आने नहीं देंगे। उसको ऐसा बिजनेस प्रपोजल दिया कि वो सामने वाला मना नहीं कर पाया। ये उसके बिजनेस स्किल्स थे। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रमोटर कौन, बिल गेट्स। अब वो बिल गेट्स में खुद में कोई सॉफ्टवेयर का टैलेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी का टैलेंट नहीं है, लेकिन उसमें बिजनेस सेंस जबरदस्त है। और उसने खुद ने एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया था अपने दिमाग से, दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट 2000, और वो भी उसके लॉन्चिंग डे पे फेल कर गया था, चला नहीं था बराबर। सो ही इज नॉट अ पर्सन हु इज हैविंग इमेंस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ होगा, लेकिन मैक्सिमम काम उसका कौन करता है, उसके टेक्नीशियंस करते हैं, आईटी का जिनको नॉलेज होता है वो करते हैं। सो ही हिमसेल्फ इज नॉट दैट मच एक्सपर्ट द वे वी फील कि बिल गेट्स, ओ माइक्रोसॉफ्ट, ओ जबरदस्त, नहीं, उसमें बिजनेस स्किल्स थे। तो उसने क्या किया, ए बी सी डी, 4 लोगों को 4 अलग अलग काम दिए। उसको मालूम है कि इन चारों को जोड़ना कैसे है और कैसे एक खूबसूरत प्रोडक्ट को मुझे बाहर निकालना है। लेकिन वो प्रोडक्ट इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, वो सब उसको मालूम नहीं था। सो ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर और एन आईटी एक्सपर्ट। There are better people than him who know information technology better than him. But still, he has managed to get all the best people into his company, make them work, and develop a sort of monopoly for him regarding computer softwares, regarding operating systems. तो है उसकी मोनोपोली, उसमें वैसे स्किल्स आ गए हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस अगर होता है किसी को भी एक बिजनेस का, तो वो एक्सपीरियंस को हासिल करने में सालों साल निकल जाएंगे, जिस कारण से तकलीफें बढ़ेंगी उस इंसान के लिए जो इस बिजनेस में अभी नया नया है। अब मान लो मारुति कंपनी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी एक मोनोपोली है, बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसी का है बहुत सालों से। क्यों? बिकॉज मारुति एज अ कंपनी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लो प्राइस्ड कार्स। उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं इजीली मिल जाते हैं, और एक सेगमेंट में उसकी मोनोपोलीज है। आज भी मैक्सिमम कार्स इंडिया में किस कंपनी की बिकती हैं? मारुति कंपनी की बिकती है। सो वो कहीं ना कहीं एक सेगमेंट को पकड़ के बैठा है और उस सेगमेंट में किसी और को एंटर नहीं होने दे रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? दैट कंपनी इज हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स। जो कोई नई कंपनी आके कोशिश करने जाएगी, वो सीखने में ही उसको बहुत साल लग जाएंगे। सो मोनोपोलिस्ट कैन रेस्ट्रिक्ट न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट बाय नेचुरल वेज, by law, by their skills, by their experience. Okay, understood? चलिए आगे बढ़ते हैं। Control over the price or sales. So you cannot have control over both. ठीक है? Seller cannot have complete control over both the price and sales. I'm sorry, दोनों पे आपका कंट्रोल नहीं आएगा। या तो प्राइस पे कंट्रोल रहेगा या तो सेल्स पे कंट्रोल रहेगा। ओके, अब ऐसा क्यों? बात को समझो। अगर मुझे ज्यादा सेल्स करना है और मैं हाई प्राइस पे ही बेचना चाहता हूं, तो एक लिमिट के बाद मैं वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा जो ये प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मना कर देंगे कि नहीं, मेरे को तो नहीं परवड़ रहा है, इतना सारा प्राइस इस प्रोडक्ट के लिए देना मेरे बस की बात ही नहीं है। ऐसा बायर बोल के छोड़ देगा आपका प्रोडक्ट। अब अगर उनको भी आपका ये प्रोडक्ट खरीदना है और आपको ये प्रोडक्ट उसे बेचना है,
तो हाई प्राइस पे तो अमीरों को बेचा, अब लो प्राइस करके उन लोगों को भी गेम में अंदर लो। जो लोग हाई प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें थोड़ा डिस्काउंट देके आपका ही प्रोडक्ट बेचो। सो व्हाट हैव यू डन टू इंक्रीज द सेल्स? यू हैव रिड्यूस द प्राइसेस, क्योंकि आपने उस कस्टमर के बारे में सोचा जो अभी तक आपका प्रोडक्ट खाली इसीलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो उसको नहीं परवड़ रहा था। जैसे ही परवड़ेगा वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि आपके अलावा मार्केट में कोई है ही नहीं ना, भूल मत जाओ, यू आर द ओनली सेलर। ओके, फिर टू सेल मोर यूनिट्स firm must sell lower price and to sell less units firm sets higher price। तो लॉजिक एकदम इजी है कि प्राइस और यूनिट्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो यूनिट्स कम होंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे तो प्राइस कम होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो प्राइस को कम करो तो यूनिट्स बढ़ेंगे, यूनिट्स को कम करो तो प्राइस ज्यादा रख पाओगे। Because at high price, less people will buy your product. At low price, more people will buy your product. ठीक है? अब मोनोपोलिस्ट होने के बावजूद हमें ये करना पड़ रहा है, क्यों? Let us see. Monopolist cannot charge exorbitant prices. आसमान को छूता हुआ भाव हम नहीं वसूल पाएंगे from all the buyers because buyers have अ परचेजिंग पावर कैपेसिटी। उस कैपेसिटी का अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो आपका सेल्स गिरेगा। एज आगे पढ़ो, एज दे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द कस्टमर्स परचेजिंग पावर। वो बेचारा कस्टमर जो बहुत कम परचेजिंग पावर लेके बैठा हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था ना। अब वो कंज्यूमर को भी आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल कब लगेगा? जब आप प्राइस कम करेंगे, और जैसे ही प्राइस कम करेंगे, देखो ये कंज्यूमर का दुआ आपको मिलेगा। आई एम ग्लैड दैट यू थॉट ऑफ मी। तो वो कंज्यूमर जो अभी तक आपके प्रोडक्ट का बायर नहीं था, अब वो भी बायर बन गया, क्योंकि अब उससे आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। यस और नो? सो कहने का ये मतलब है कि मोनोपोलिस्ट अगर बन जाओ तो इसका ये मतलब नहीं कि पागलों वाली प्राइस चार्ज करना शुरू कर दो। और ऐसा जियो कंपनी के साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में जब फ्री में प्रोडक्ट रखा, सब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर थोड़ा दाम बढ़ाया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन फिर एकदम से दाम बढ़ा दिया तो कई लोगों ने जियो छोड़ के वोडाफोन में चले गए, एयरटेल में चले गए, क्योंकि कंपटीशन तो उसको था। सो इफ यू आर विलिंग टू एस्टैब्लिश मोनोपोली, you will be successful in that. You will be able to sell more only when you reduce the prices. Then those people who don't have purchasing power will be able to buy your product. आपके लिए तो वो एडिशनल सेल्स ही हुआ ना। और मोनोपोली को बढ़ाने में, उन लोगों तक पहुंचने में और काम आएगा ये स्ट्रेटेजी जो लोग मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सबको प्रोडक्ट्स हम ही बेचेंगे। और इसीलिए कई कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि अलग अलग नाम से अलग अलग प्रोडक्ट्स को चलाती है। ऑडी, स्कोडा, VW, वॉक्सवैगन, ओके, ये तीनों कंपनीज एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर्स को ये लोग ऑडी बेचते हैं, अपर मिडिल क्लास को ये लोग स्कोडा बेचते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए इन्होंने वॉक्सवैगन कार तैयार करी है। सभी की सभी जर्मन कार्स हैं और इनके ओनर्स भी सेम हैं, खाली अलग अलग नाम से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इन अ वे इट इज अ काइंड ऑफ मोनोपोली ओनली, बिकॉज बिजनेस किसी भी नाम से चले, पैसे तो एक ही अकाउंट में आते हैं और उन लोगों को ही मिलते हैं जो इस कंपनी के पीछे होते हैं। ओके, इन शॉर्ट, यू कैन हैव कंट्रोल ईदर ओवर द प्राइस और ओवर द सेल्स,
दोनों पे ही कंट्रोल होगा, दोनों ही ज्यादा होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, भले ही आप मोनोपोलिस्ट हैं फिर भी ये ना हो पाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इन मोनोपोली a producer and seller are the same. Seller gains supernormal profits without any competition in both shorter and longer time periods. चारों तरफ से पैसा आपके अकाउंट में ही आ रहा है क्योंकि आप ही प्रोड्यूसर हो, आप ही मैन्युफैक्चरर हो, आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही होलसेलर हो, आप ही रिटेलर हो। सो बीच में जितने भी चैनल्स में इंटरमीडियरीज थे उन सबको आपने हटा दिया और पूरे मार्केट में आप ही आप हो। सो यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट मार्जिन टू दीज मेनी पीपल। अब वो पूरा प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। तो एज अ कंपनी आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोनोपोली बिजनेस में पैसों की धूम मच जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूध भी उसका, मलाई भी उसकी, उस दूध से पनीर बना वो भी उसका, दही में कन्वर्ट हुआ वो भी उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेलर कैन पुट हायर प्राइस and earn more profit as there is no distribution of profit margin to others in the supply chain. पूरी सप्लाई चेन में से आपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को निकाल दिया तो उनका इमोशन क्या कहेगा? You took everything from me. As if wholesalers, retailers, distributors are talking to that monopolist. ये उनका इमोशन होगा। और बात को समझो, जब इतने सारे लोगों का प्रॉफिट मार्जिन आपकी जेब में जाएगा तो प्राइस को बढ़ाकर ज्यादा प्रॉफिट आप घर लेके जा पाओगे। तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल? नो, सुपर नॉर्मल। नॉट मैन, सुपरमैन। वैसे ही नॉट नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आप घर लेके जा पाओगे। ओके, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन सर बहुत बुरा होता है। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, वो बुरा होता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मतलब क्या कि यू आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्राइसेस, है ना। अब सर ये अच्छा कैसे हुआ? लेट अस सी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन a seller can set different prices on the same product depending upon its use or form। मतलब मैं अपना प्रोडक्ट सभी को एक दाम पे ही बेचूं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता हूं उसी प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब मेरी दुकान अगर अलकापुरी में है तो मेरा भाव भी अलकापुरी वाला होगा क्योंकि अलकापुरी में अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर यही दुकान, ऐसी ही दुकान सिटी में है तो सिटी में मुझे कम भाव रखना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोगों का परचेजिंग पावर कम है और मैं वहां पर भी सेल करना चाहता हूं। सो अ सिंगल सेलर can sell the same product at different prices to different individuals based on their class, based on their purchasing power। और ऐसा वो छाती ठोक के करेगा क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं नड़ रही है। अगर कंपटीशन होती तो बायर्स जाके पूछ भी सकते थे कि ऐसा कैसे बेच रहे हो, इसको दिया 10 रुपए में, मुझे दिया 12 रुपए में। वो सिटी में, मैं अलकापुरी में, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है ना,
तो भाव तो सेम ही चार्ज करने का ना। ऐसा बायर अगर जाके मोनोपोलिस्ट को बोल भी देगा ना, तो मोनोपोलिस्ट क्या बोलेगा, ठीक है तू अब मत खरीद मुझसे, उसके अलावा तो कोई है नहीं इस प्रोडक्ट को बेचने वाला, तो झक मार के बायर को उसके पास जाना पड़ेगा और हायर प्राइस में भी ये प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो बायर कब खरीदेगा, जब उसका परचेजिंग पावर होगा। फिर ये बायर क्या करेगा, वही चीज को कहां से खरीदना चालू करेगा, सिटी से। तो अलकापुरी से वो सिटी तक जाएगा और इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, 2 रुपया बचाएगा और उसके लिए 20 रुपए का पेट्रोल जलाएगा, तो वापस उसी बायर का नुकसान है ना। मोनोपोलिस को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो सिटी में सस्ता अलकापुरी में महंगा बेचेगा। और ऐसा वो कर सकता है क्योंकि उसको क्वेश्चन करने वाला कोई है नहीं, वो अकेला सेलर है उस पूरी मार्केट में जो मार्केट को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेलर हैज अ बेटर चांस ऑफ गेनिंग हायर प्रॉफिट्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग। सो अमीर आ रहा है उसको लूटो और गरीब आ रहा है उसको सर्विस देनी पड़े फ्री में भी तो दे दो। डॉक्टर्स अक्सर ऐसा करते हैं। आप जब भी हॉस्पिटलाइज होंगे तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर आके आपको क्या पूछता है, इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पूछता है कि नहीं। क्यों पूछता है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की कैपेसिटी सबकी नहीं होती, वो अवेयरनेस नहीं होती। और अगर मान लो आपने बोला यस, तो डॉक्टर तो बिंदास बिल बनाएगा, क्योंकि कौन भरने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी भरने वाली है, आप पे भी ये बर्डन नहीं आने वाला है। पर वो डॉक्टर भूल जाता है और आप भी कभी भूल जाते हो कि थोड़ा डिफरेंस अमाउंट तो हमें पे करना ही होगा। तो 50,000 रुपए का बिल वो 2 लाख का बना देगा, तो अल्टीमेटली उसका जो भी 10% 5% आता है वो तो आपको पे करना है ना। अगर 50,000 का 5% आपको पे करना होता तो 2,500 में ये बात बन जाती। अब 2 लाख का 5% आपको भरना होगा, 10,000 रुपीज आपकी जेब से जाएंगे। और इसीलिए जब भी किसी जगह जाओ, हॉस्पिटलाइज अगर आप होते हैं, तो तुरंत बोल नहीं देने का कि इंश्योरेंस है। डॉक्टर को तो हमें मना करने का कि नहीं नहीं हमें ही पे करना है, तो क्या डॉक्टर सोच समझ के खर्चा करेगा। खैर, ये सारी प्रैक्टिसेस पहले के टाइम पे पॉसिबल थी, अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। पेशेंट हैज टू डील विथ टीपीए, टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, एंड डॉक्टर ऑल्सो विल डील विथ टीपीए। ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो ध्यान रखेगा कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोई सेटिंग तो नहीं है ना, कहीं कोई झोल तो नहीं कर रहा है ना। और चौथी पार्टी होती है अपनी इंश्योरेंस कंपनी। सो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द इंश्योरेंस कंपनी कि कोई घपला ना हो। सो अभी सारी चीज ट्रांसपेरेंट ढंग से चल रही है, उस सिस्टम पे इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। ओके, एनीवेज, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली हो सकता है। मोनोपोलिस्ट तो ये इजीली कर सकता है, अलग अलग एरिया में वो अलग अलग भाव रख सकता है। ओके, अंडरस्टूड। और उसको कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है, और क्वेश्चन कर भी लेगा तो मोनोपोलिस्ट के पास सीधा जवाब क्या होगा कि ठीक है, सस्ते में खरीदना है तो सिटी में से जाके खरीद लो, वहां मैं आपको उतने में ही दूंगा। तो मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, मेरी ये कंपनी की पॉलिसी है कि मैं एक प्रीमियम एरिया में हूं, प्रीमियम लोगों से डील कर रहा हूं, तो वहां प्रीमियम चार्ज करके मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूं। तो मैं क्यों ना बढ़ाऊं, मैं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करूंगा ही, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में इसीलिए भी घर लेके जा सकता हूं, क्योंकि अमीरों से मुझे ज्यादा पैसा मिला, गरीबों से कम मिलेगा, चलेगा। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 7, फर्म इज इंडस्ट्री। अब बात को समझो, फर्म यहां पर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इंडस्ट्री भी ओसीएम में जो आपने पढ़ा वो नहीं है, अ प्लेस वेयर वी कैन मैन्युफैक्चर थिंग्स इज एन इंडस्ट्री, नो। बात को समझो, इकोनॉमिक्स में
फर्म मतलब एक सिंगल बिजनेस यूनिट। ऐसे बहुत सारे फर्म्स इकट्ठा होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। सो कलेक्शन ऑफ फर्म्स इज एन इंडस्ट्री। एज फॉर एग्जांपल, many restaurants, many hotel form which industry? Hospitality industry। ठीक है। फिर जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने मिलके क्या बनाया, एजुकेशन इंडस्ट्री। फिर जितने भी हीरो, हीरोइन, फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इकट्ठा होके क्या बनाया, फिल्म इंडस्ट्री। वैसे ही इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स अगर इकट्ठा हुए तो वो क्या बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा। ओके, नाउ इन मोनोपोली हाउ मेनी फर्म्स आर देयर, सिंगल फर्म। तो वो सिंगल फर्म ही क्या बनेगी, इंडस्ट्री बन जाएगी ना, क्योंकि वो फर्म के अलावा तो कोई और है ही नहीं इस बिजनेस में। सो कलेक्शन ऑफ फर्म्स पॉसिबल नहीं है। हियर देयर इज अ सिंगल फर्म, तो दिस फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। ठीक है, लेट्स सी दैट आइडियली इन इकोनॉमिक्स अ फर्म मींस इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री मींस कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट्स। सो यहां 6 कंपनीज हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी सी डी ई एफ क्या बने, इंडस्ट्री बने। सो ए बी सी डी ई एफ आर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई। ओके, सभी फर्म्स को जोड़ दिया तो। लेकिन अब मोनोपोली में क्या है, हाउएवर इन मोनोपोली प्रोड्यूसर सेलर आर वन ओनली। सो इंडस्ट्री मींस द सेम फर्म इटसेल्फ, एक ही फर्म है और ये फर्म ही क्या बन गई, इंडस्ट्री बन गई। क्योंकि इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें फर्म्स चाहिए, यहां पे तो एक ही फर्म है। सो सिंगल फर्म इज इक्वल टू सिंगल इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री में कौन, फर्म इटसेल्फ। रेलवे इंडस्ट्री में कौन, इंडियन रेलवेज। सो इंडियन रेलवेज बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ द रेलवे इंडस्ट्री, और कोई है ही नहीं इसीलिए। ओके, सो मोनोपोली में आप अक्सर ये देखोगे कि क्या फर्म क्या इंडस्ट्री, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दिस सिंगल फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। ओके, तो अब ये आंसर तो हो गया, लेकिन इसे लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट। सो डायलॉग क्या बोलने का, मोनोपोली में प्रॉफिट याद आया ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, तो क्या बोलने का, मोनोपोली में प्रॉफिट नो सारो पिक पड़े छे। ओके, सारो पिक कोनो प्रॉफिट नो केमा, मोनोपोली में। सो मोनोपोली में प्रॉफिट नो सारो पिक पड़े छे। सारो पिक SAROPIC, एस फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट नो सारो पिक, तो शुरू भी कहां से हुआ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हुआ। ए फॉर एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कंपटीशन, आर फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, ओ फॉर ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर, पी फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आई फॉर इंडस्ट्री इज इक्वल टू फर्म, सी फॉर कंट्रोल ओवर प्राइस और सेल्स, या तो प्राइस पे कंट्रोल होगा या तो सेल्स पे कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे लर्न करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो स्टेटमेंट क्या बोलने का, मोनोपोली में प्रॉफिट नो सारो पिक पड़े छे। सारो पिक SAROPIC, एस फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ए फॉर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन or substitutes, R for restriction on entry of new firms, O for one and only seller in the market, P for price discrimination, I for industry is equal to firm, and C for control over either price or sales. Okay, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।